उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। अब तुम जैसे मासूम आदमी पर हाथ उठाना भी मेरे शायानो शान नहीं है। बहरहाल मैंने तुम्हें माफ़ किया। आओ मेरे साथ, मैं तुमसे तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ। शाठी ने नरम लहजे में कहा, या तो वो इमरान की मासूमियत का कायल हो गया था या फिर इमरान की महारत से खौफजदा हो गया था और उसे खतरा लाहक हो गया था कि अगर वो इमरान के हाथों पिट गया तो उसकी बनी बनाई इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। कोई मशरूब पिलाओगी या गुफ्तगू सूखी ही रहेगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे शॉटी पसंद करने लग जाए उससे फिर किसी चीज की हाजत नहीं रहती। शॉटी ने पुरगरूर लहजे में कहा। फिर वो इमरान को अपने हमरा लिए दफ्तर की तरफ बढ़ता चला गया। बैठो। दफ्तर में पहुंचकर शाटी ने इमरान को एक कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा और इमरान बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। शॉटी ने उठकर दरवाजे की चटखनी चढ़ा दी और दूसरे लम्हे उसके चेहरे के तासुरात यकलख्त बदल गए। रिवॉल्वर उसके हाथ में जाहिर हो गया। अब अपनी असल हकीकत बताओ, तुम शॉटी को धोखा नहीं दे सकते। शॉटी ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा, यह हकीकत तुम बहरहाल हाल में भी पूछ सकते थे मिस्टर शॉटी, इसके लिए बंद कमरे की क्या जरूरत थी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा इत्मीनान देखकर मुझे शक हुआ था कि हाल में तुम्हारे साथी मौजूद हैं, इसलिए तुम्हें यहां ले आया हूं। शॉटी ने जहरखंद लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओह, तुम कब से इतने बुज़दिल हो गए हो शॉटी? प्रिंस ऑफ ढब ने तो तुम्हारी जीदारी की बड़ी तारीफ की थी। लेकिन इमरान ने अल्फाज को चबाते हुए कहा, किसने? तुमने किसका नाम लिया? शॉटी यूं उछला जैसे उसे बिजली का ताकतवर करंट लग गया हो। प्रिंस ऑफ ढम्प ने। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे तुम प्रिंस ऑफ ढम्प के आदमी हो? ओह, तभी इतने बेजिगर हो। ओह, तुमने किसका नाम ले लिया? कहाँ है प्रिंस ऑफ ढम्प? मुझे कितनी हसरत थी कि काश कभी उससे दोबारा मुलाकात हो जाती। शॉटी के अल्फाज और तासुरात यकलख्त बदल गए। उसने रिवॉल्वर जेब में डाल दिया जैसे सदियों से बिछड़े हुए मजनू को लैला के मुतलिक बता दिया गया हो। अगर प्रिंस ऑफ ढम्प से मिलवा दूं तो क्या इनाम मिलेगा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम प्रिंस ऑफ ढम्प से मिलवा सकते हो? काश ये सच हो। तुम इनाम की बात कर रहे हो तो मेरी जान भी ले सकते हो। शाटी ने बड़े पुरखलूस लहजे में कहा, चलो तुम्हें इतनी ही हसरत है तो फिर मिल लो। प्रिंस ऑफ ढम्प हाजिर है। इमरान इस बार अपने असल लहजे में कहा और इमरान की असल आवाज सुनते ही शाटी चंदमों के लिए बुत की तरह साकित हो गया। उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। प्रिंस तुम? अरे प्रिंस, शॉटी ने उछलते हुए कहा। दूसरे लम्हे वो यूं इमरान से चिमट गया जैसे बाजुओं में भींचकर ही मार डालेगा। अरे मेरी पसलियां! भाई शाटी, मुझ पर रहम करो वरना मैं दोबारा विक्टर बन जाऊंगा। इमरान ने भींचे भींचे लहजे में कहा और शॉटी ने उसे छोड़ दिया। ओह प्रिंस, तुमने मुझे अपने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? मैं तुम्हारा इस्तकबाल एयरपोर्ट पर करता। शॉटी ने खुशी से दोनों हाथ मलते हुए कहा, ताकि तुम प्रिंस का जनाजा उठाकर कैसीनो पहुंचते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और शॉटी के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। ओह, तो ये बात है, तुम किसी मिशन पर आए हो। मैं समझ गया, इसलिए तुमने हाल में अपनी शनाख्त ना कराई थी। शाटी ने संजीदा लहजे में कहा। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मिशन भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा तगड़ा मिशन है। पावरलैंड के मुतलिक कुछ जानते हो? इमरान ने बराह रास्त सवाल किया। उसे शाटी के बारे में अच्छी तरह इल्म था कि अगर शाटी का ताल्लुक पावरलैंड से हुआ भी तब भी वो इमरान से उसे ना छुपाएगा। शाटी की जिंदगी एक बार फिर उसने एक बहुत बड़ी तंजीम के हाथों से बचाई थी और इस तंजीम का मुकाबला करते हुए इमरान शदीद जख्मी भी हो गया था, लेकिन उसने पूरी तंजीम का खात्मा कर दिया था। ये 10-12 साल कबल की बात थी। तब से शाटी इसका बेदाम गुलाम बन गया। पावरलैंड! ओह, तुम पावरलैंड के खिलाफ काम कर रहे हो? मैंने उसके बारे में सुना तो जरूर है, लेकिन तवज्जो नहीं दी कभी, क्योंकि बस इसका नाम ही सुनने में आया है, काम कभी नहीं देखा। शाटी ने संजीदा लहजे में कहा। फिर ठीक है, मुझे बस यही खतरा था कि हमारा यार शाटी भी कहीं पावरलैंड का गुलाम ना हो। इमरान ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, मैं और गुलाम? प्रिंस, वो जमाने गए जब शॉटी किसी तंजीम का गुलाम हुआ करता था। अब तो शाटी खुद एक ताकतवर तंजीम का बॉस है। रेड फॉक्स जेनजी में खासी ताकतवर तंजीम समझी जाती है। शॉटी ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, ओह तब ठीक है, फिर तुम रिचर्ड राफेल के बारे में भी जानते होगे। इसका पता है 3 एवेन्यू 6 साइड 8 जनवरी। इमरान ने विल्सन को जेब से मिलने वाली डायरी से एक पता बताते हुए कहा, ओह किंग डॉग, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, इंतहाई खतरनाक आदमी है, उसके पास खासा ताकतवर ग्रुप है। शाटी ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम किस तरह उसकी शनाख्त करा सकते हो? सिर्फ शनाख्त? इमरान ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल करा सकता हूँ, वो इस वक्त होटल बरगेंसा में होगा, वही उसका मखसूस अड्डा है। शॉटी ने जवाब दिया, तो फिर चलो, बस तुम दूर से मुझे बता देना, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अरे प्रिंस,
ये भी हो जाएगा, बैठो तो सही, इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है, मैं तुम्हारी शायानो शान दावत करना चाहता हूँ। शॉटी ने चौंकते हुए कहा, तुम मेरी आदत जानते हो शॉटी, और अभी तक मेरी ये आदत कायम है कि पहले काम फिर ताम, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। और शॉटी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। लेकिन एक शर्त है कि तुम जब तक जनवरी में रहोगे मुझसे मिलते रहोगे, और सुनो रेड फॉक्स तुम्हारी हर खिदमत के लिए तैयार होगी, बस तुम इशारा कर देना, और अगर तुम चाहो तो मैं किंग डॉग को अगवा करके यहाँ तुम्हारे सामने पेश कर दूँ। शॉटी ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, शुक्रिया, जरूरत पड़ी तो मैं जरूर तुम्हें तकलीफ दूंगा, अभी तो सिर्फ मैंने इससे मिलना चाहता हूं और बस, इमरान ने जवाब दिया। और शॉटी उससे लिए हुए एक और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे से गुजरकर वो एक गैलरी में से गुजरते हुए इमारत की पिछली तरफ बने हुए एक बड़े से पोर्च में पहुंच गए। पोर्च में स्याह रंग की एक बड़ी सी कार मौजूद थी। शॉटी ने ड्राइविंग सीट संभाली और इमरान बड़े एतमीनान से साथ वाली सीट पर विराजमान हो गया। कार एक झटके से हरकत में आई और दूसरे लम्हे वो तेजी से इमारत से निकलकर सड़क पर आई और ट्रैफिक के अस्तहाम में शामिल होकर आगे बढ़ती चली गई। मार्टिन कैफे शाई लॉ के खूबसूरत हाल में बैठा अपने सामने रखे मशरूब की चुस्कियां ले रहा था। उसके जिस्म पर बेहतरीन तराश के एक कीमती सूट था, आंखों पर जदीद स्टाइल की गॉगल लगी हुई थी और वो इस वक्त खासा चार्मिंग लग रहा था। हॉल में मौजूद नौजवान लड़कियों की नजरें अपने साथियों से बचबचाकर बार बार इस पर जम जाती। वो अपनी मेज पर अकेला बैठा हुआ था। कितनी अकेली लड़कियों ने उसके साथ बैठने की कोशिश की, लेकिन मार्टिन ने उन्हें लिफ्ट ना कराई और वो मायूस होकर चली गई। मार्टिन को यहाँ बैठे हुए 1 घंटे से जायद वक्त गुजर चुका था। इसके साथ ही शहर में फैले हुए थे। मार्टिन को यकीन था कि इमरान अपनी शक्ल में कभी भी जनवरी में ना आएगा, इसलिए उसके पहचाने जाने का तो सवाल ही पैदा ना होता था। अलबत्ता सिर्फ एक इम्कान था कि अगर बॉस के कहने के मुताबिक मास्टर किलर का जवाना उसके साथ है तो फिर जवाना को आसानी से पहचाना जा सकता था। अगर वो मेकअप में भी होगा तब भी अपने मखसूस टेल डोल की वजह से आसानी से पहचान लिया जाएगा। मार्टिन ने अपने साथियों को पूरे शहर में फैला रखा था ताकि जैसे ही जवाना नजर आए वो उसे इत्तला कर दें ताकि वो फौरी तौर पर एक्शन में आ जाए। उसने अपने एक साथी को रिचर्ड की निगरानी में लगा रखा था ताकि अगर रिचर्ड इमरान को तलाश करे तो वो इस पर झपट सके। मार्टिन ने आरसी तौर पर कैफे शाई लॉ की ऊपरी मंजिल में एक कमरा बुक कराया हुआ था और वो इसमें रिहाइश पसीर था। अभी मार्टिन मशरूब की चुस्कियां लेते हुए इमरान के मुतल्लिक सोच रहा था कि एक वेटर हाथ में प्लेट उठाए तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। आपका टेलीफोनिक पैगाम। वेटर ने बड़े सोतमाना अंदाज में प्लेट जिसमें एक कागज लिखा हुआ था मार्टिन के सामने मेज पर रख दिया। ठीक है, मार्टिन ने बड़े बेनियाजाना अंदाज में जवाब दिया और वेटर बहुत बड़ा अंदाज में पीछे उठा और फिर मुड़कर वापस चला गया। मार्टिन ने बड़े एतमीनान से मशरूब की आखिरी चुस्की लिया और फिर जाम को वापस मेज पर रखकर उसने प्लेट में से कागज उठा लिया। इस पर चंद लाइनें टाइप शुदा मौजूद थी। मार्केट खुल गई है, होटल बर्गेंसा में मीटिंग हो रही है, किंग डॉग नामी फर्म ज्यादा बोली दे रही है। कागज पर लिखी हुई सत्रों पर मार्टिन नजरें फिसलती जा रही थी और साथ ही उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो कोड पैगाम का मतलब अच्छी तरह समझ गया था कि रिचर्ड जैसे उर्फे आम में किंग डॉग कहा जाता है। उसने जवाना को तलाश कर लिया और उसे अगवा करके होटल बर्गेंसा में लाया जाएगा। मार्टिन ने कागज को तह करके जेब में रखा और फिर चंद लम्हों में ही लिफ्ट ने उसे ऊपर वाली मंजिल में पहुंचा दिया। अपने कमरे में पहुंचकर मार्टिन ने अलमारी खोली और उसमें रखा हुआ एक जदीद साख्त का केसर रिकॉर्डर उठाकर कमरे में रखी हुई मेज पर रख दिया। दरवाजे को अंदर से बंद करके उसने केसर रिकॉर्डर को उठाया और बाथरूम में दाखिल हो गया। बाथरूम में पहुंचकर उसने इसका दरवाजा बंद कर दिया। पेशावर खोलने के बाद उसने केसर रिकॉर्डर का एरियल ऊंचा किया और उसके बटन को ऑन कर दिया। चंद लम्हों बाद केसर रिकॉर्डर से डिस्को म्यूजिक का शोर बुलंद हो गया। म्यूजिक आहिस्ता आहिस्ता पस मंजर में चला गया और एक मर्दाना आवाज गालिब हो गई। स्टार बोल रहा हूं बॉस, ओवर। बोलने वाले का लहजा मौतमाना था। ब्लैकसन कॉलिंग, मुकम्मल रिपोर्ट तो ओवर, मार्टिन ने जवाब दिया। लहजा तहमकाना था। बॉस में एयरपोर्ट पर मौजूद था कि जवाना और एक हबशी इस जहाज से उतरे। किंग डॉग के कई साथी एयरपोर्ट में मौजूद थे और फिर जवाना और दूसरा हबशी उन्हीं की एक टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी उन्हें लेकर होटल बर्गेंसा पहुंच गई। वहां किंग डॉग मौजूद था। उन्हें होटल के तहखाने में ले जाया गया। किंग डॉग तहखाने में गया है और इसका पूरा गैंग निगरानी पर मामूर है, ओवर। स्टार ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। जहाज से उनके दूसरे साथी भी उतरे होंगे। इमरान की कदोकामत की कोई शख्सियत, ओवर, मार्टिन ने जवाब दिया। एक नौजवान पर शक हुआ था। वो अतालवी था लेकिन वो बिल्कुल अकेला था। मून ने मेरे कहने पर उसका ताकुब किया था। उसने अभी रिपोर्ट दी है कि वो नौजवान कैसीनो D6 में गया है। वहां उसे कोई नहीं पहचानता। उसका वहां झगड़ा हुआ जिसमें उसने हैरत अंगेज शोबदे दिखाए हैं और अब वो शॉटी के दफ्तर में बैठा हुआ है। उसका नाम विक्टर मार्क है, अतालवी है, ओवर। स्टार ने तफसील बताते हुए कहा। झगड़े में शोबदे, अरे वही तो इमरान है। उसकी लड़ाई का तरीका यही है। मून अब कहाँ है, जल्दी बताओ, ओवर। मार्टिन ने चौंकते हुए कहा। उसे 100% यकीन हो गया था कि इमरान ही विक्टर मार्क के मेकअप में है। इसका चेहरा खुशी से दमक
उठा कि उसने इमरान को तकरीबन तलाश कर ही लिया था। मून अभी तक कैसीनो में ही है। ओवर। स्टार ने जवाब दिया, ओके, तुम होटल बरगैंसा में निगरानी करो, जब तक मैं हुक्म ना दूं मुदाखलत की जरूरत नहीं है। ओवर एंड ऑल, मार्टिन ने तेज लहजे में कहा और फिर उसने तेजी से नॉब घुमानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड से एक नई तर्ज का म्यूजिक गूंजने लगा और मार्टिन ने हाथ रोक लिया। म्यूजिक 3 मिनट तक मुसलसल बजता रहा, फिर उससे एक मर्दाना आवाज गूंजी। मून स्पीकिंग। ओवर। बोलने वाले का लहजा मौत मारा था। कॉल रिसीव करने में इतनी देर क्यों करती? ओवर। मार्टिन ने इंतहाई तलख लहजे में कहा, सॉरी बॉस, मौका ही ना था, मैं इस वक्त कार में सफर कर रहा था और इर्द गिर्द कारें मेरे मुतवाजी चल रही थी। ओवर। मून ने आजिजाना लहजे में कहा। ओवर। ओह, कार में सफर, क्यों, तुम कैसीनो D6 में थे? ओवर। मार्टिन ने चौंकते हुए कहा, यस बॉस, मैं एयरपोर्ट से स्टार के कहने पर एक इतालवी नौजवान का ताकुब करते हुए कैसीनो पहुंचा। वहां इतालवी नौजवान कैसीनो के गुंडे से झगड़ा हो गया, जिसमें इस गुंडे ने बुरी तरह शिकस्त खाई। इस पर शॉटी, जो रेड फॉक्स कहलाता है, बाहर आ गया। इस नौजवान ने इससे भी बड़े हैरत अंगेज तरीके से रिवॉल्वर छीन लिया और फिर बड़ी मासूमियत से भरा हुआ रिवॉल्वर वापस कर दिया। इस पर शॉटी उससे बेहद मुतासिर हुआ और वो उसे लेकर दफ्तर में गया। मैं स्टार को रिपोर्ट देने के लिए कैसीनो से बाहर आकर एक कोने में पहुंचा। मैंने स्टार को रिपोर्ट देकर ट्रांसमीटर ऑफ किया ही था कि मैंने कैसीनो की बैक साइड से एक कार में शॉटी और इस नौजवान को बड़े पुरस्कार अंदाज में इमारत से बाहर निकलते देखा। चनाचा मैंने अपनी कार में उनका ताकुब किया तो वो दोनों होटल बरगैंसा पहुंचे। अब शॉटी वो नौजवान होटल के अंदर मौजूद हैं और हाल में बैठे हुए हैं। ओवर। मोन ने तफसील बताते हुए कहा, वो ठीक है, स्टार भी वहीं है, वो 2 हबशियों की निगरानी कर रहा है, तुम इस अतालवी नौजवान का ख्याल रखना, मैं खुद वहीं पहुंच रहा हूं, मेरा ख्याल है कि हमारा मिशन अभी पूरा हो जाएगा। ओवर एंड ऑल, मार्टिन ने तेज लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने एक बार फिर नॉब घुमानी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद एक और तर्ज का म्यूजिक रिकॉर्डर पर उभरा और फिर चंद ही लम्हों बाद एक नई आवाज उभरी, स्काई स्पीकिंग। ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा पुरजोश था, ब्लैकसन कॉलिंग, तुम इस वक्त कहाँ हो? ओवर। मार्टिन ने तेज लहजे में कहा, मैं होटल चेक कर रहा हूँ जनाब, इस वक्त होटल सैली गेट के पास हूँ। ओवर। स्काई ने जवाब दिया, ओके, तुम फौरन होटल बरगैंसा पहुंचो, स्टार और मून भी वहां मौजूद हैं, मैं खुद भी वहां पहुंच रहा हूँ। फिलहाल तुमने मून के साथ मिलकर एक आदमी की निगरानी करनी है, बाकी हिदायत मैं खुद वहीं आकर दूंगा। ओवर एंड ऑल, मार्टिन ने कहा। फिर उसने तेजी से केसर रिकॉर्डर ऑफ किया और शादर बंद करके वो वापस कमरे में चला आया। मार्टिन ने केसर रिकॉर्डर दोबारा अलमारी में रखा और अलमारी को लॉक कर दिया। फिर उसने तेजी से अपना कोट उतारा और फिर एक दूसरी अलमारी में लटकी हुई उसने स्याह रंग की बंद गले की जैकेट उतार कर पहनी और कोट दोबारा उसके ऊपर पहन लिया। ये मार्टिन की मखसूस जैकेट थी जिसमें बेशुमार खुफिया जेबें थी, जिनमें अजीब गरीब किस्म के जदीद तरीन हथियार हर वक्त मौजूद रहते थे। इसके साथ साथ ये जैकेट बुलेट प्रूफ भी थी। इस जैकेट की वजह से उसे सीने पर गोली ना लग सकती थी। कोट पहनने के बाद वो तकरीबन दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आया, दरवाजा लॉक किया और फिर लिफ्ट के जरिए चंद ही लम्हों में वो हॉल में पहुंच गया। हॉल क्रॉस करने में उसे चंद मिनट लगे और फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी मखसूस साख्त की स्पोर्ट्स कार इंतहाई तेजी से उड़ती हुई होटल बरगैंसा की तरफ बढ़ी जा रही थी, उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी बच्चे की आंखों में अपना पसंदीदा खिलौना देख कर आती हो। जवाना और जोसेफ तैयारे से उतरते ही हेली ट्रांजिट बस में बैठकर कस्टम इमिग्रेशन काउंटर पर सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि उनके पास कोई सामान ना था इसलिए कस्टम काउंटर पर तो वो रुके ही नहीं, अलबत्ता इमिग्रेशन काउंटर पर उन्हें चंद मिनट लगे। फिर उन्हें क्लियरेंस का इशारा मिल गया और वो दोनों बड़े इत्मीनान से चलते हुए एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आ गए। ओह, खासा खूबसूरत शहर है, जोसेफ ने बाहर निकलते ही इधर उधर देखते हुए कहा। वो जिंदगी में पहली बार जनवरी आया था। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत और रोमानी शहर है, मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा यहाँ गुजारा है। अगर वक्त मिला तो मैं तुम्हें जनवरी शहर के ऐसे ऐसे गोशों की सैर कराऊंगा कि तुमने ख्वाब में भी ऐसे गोशों को तसव्वुर ना किया होगा। जवान ने टैक्सी स्टैंड की तरफ चलते हुए कहा। अभी वो दोनों टैक्सी स्टैंड के करीब पहुंचे ही थे कि एक तरफ से एक खाली टैक्सी रेंगती हुई उनके करीब आकर रुकी और ड्राइवर ने फुर्ती से बाहर निकलकर उन्हें बड़े मौतबाना अंदाज में सलाम करते हुए टैक्सी की पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया। आओ, इसी में बैठ जाते हैं, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा और जोसेफ ने भी सर हिला दिया। दूसरे लम्हे वो दोनों टैक्सी की पिछली नशिस्त पर सवार हो गए। टैक्सी ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद करके और फिर घूमकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इसने मीटर डाउन किया। होटल सेगॉल चलो, जवाना ने टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा और टैक्सी ड्राइवर ने सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। जवाना जोसेफ को शहर की मुख्तलिफ इमारतों और सड़कों के मुतालिक बताने लगा।
टैक्सी खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली जा रही थी और फिर जब वो एक मोड़ मुड़ी तो जमाना चौंक पड़ा। ए मिस्टर, तुम ब्लैक स्ट्रीट की तरफ क्यों आ गए? इधर तो होटल सैगॉल नहीं है, जवाना ने करख्त लहजे में कहा। इधर सड़क ज़ेरे तामीर है जनाब, इसलिए इधर से घूमकर जाना पड़ता है जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने बड़े मौतमाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। और जवाना मुतमईन हो गया और एक बार फिर जोसेफ से मुखातिब हो गया। जोसेफ उसकी बातें सुनने के साथ साथ जेब से बोतल निकालकर बड़े मज़े से शराब के घूंट चढ़ाए चला जा रहा था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद जैसे ही टैक्सी होटल बरगैंसा के सामने पहुंची, टैक्सी ड्राइवर ने कार होटल के कंपाउंड में मोड़कर पोर्च से जरा आगे करके खड़ी कर दी। ये तो होटल बरगैंसा है, अहमक आदमी, मैंने होटल सैगाल कहा था, तुम बहरे हो? जवाना ने होटल बरगैंसा के सामने टैक्सी रुकते देखकर गुस्से से चीख कर कहा। मैं जानता हूं सर, मैंने यहाँ एक ज़रूरी पैगाम देना है सर, सिर्फ 1 मिनट सर, वेरी सॉरी सर, ड्राइवर ने बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा। फिर वो दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से उतरा और इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। उसी में टैक्सी की दोनों अतराफ में 2 कारें आकर रुकी और फिर इनमें से 6 अफराद इंतहाई फुर्ती से नीचे उतरे। फिर इनमें से एक के जवाना और जोसेफ सिचुएशन को समझते कार की दोनों अतराफ के पिछले दरवाजे एक झटके से खुले और इन दोनों के पहलुओं से स्टेन गनों की नालें चेक आ गईं और वो दोनों चौंक पड़े। खामोशी से नीचे उतर आओ, खबरदार अगर गलत हरकत की तो एक लम्हे में भून दिया जाओगे, इंतहाई करख्त लहजे में उन्हें हुक्म दिया गया। और जवाना और जोसेफ हैरत भरे अंदाज में एक दूसरे को देखने लगे। उनको शायद इस बात का ख्याल ना था कि यूं उतरते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी, वरना वो पहले ही होशियार हो जाते। बहरहाल स्टेन गनों की मौजूदगी में उन्हें मजबूरन नीचे उतरना पड़ा। फिर उन्हें स्टेन गनों के जोर पर होटल के उकम में ले जाकर एक खुफिया दरवाजे के जरिए एक बड़े से तहखाने में पहुंचा दिया गया। ये तहखाना खासा बड़ा था, इसमें 4 सतून थे, दीवारों के साथ तशद्दुद के जदीद तरीन आलात नस्ब थे। तुम लोग आखिर कौन हो? जवाना ने अंदर दाखिल होते ही इधर उधर देखते हुए कहा। तुम्हारी मौत, एक ने करख्त लहजे में कहा और साथ ही स्टेन गन का बट जवाना के पहलू में जोर से मारा और इसी लम्हे जवाना का दिमाग घूम गया। वो बिजली किसी तेजी से पलटा और दूसरे लम्हे बट मारने वाला बुरी तरह चीखता हुआ एक जोरदार धमाके से तहखाने की दीवार के साथ चटकराया। उसके साथियों ने फायर खोलना चाहा मगर जोसेफ इस दौरान हरकत में आ चुका था और बिजली किसी तेजी से उड़ता हुआ 2 आदमियों से टकराया और वो दोनों चीखते हुए फर्श पर जा गिरे। जवाना पहले को उछालते ही इंतहाई तेजी से उछलकर एक सतून की आड़ में हो गया और इस तरह बाकी अफराद के स्टेन गनों से निकलने वाली गोलियों के बौछार से बाल बाल बच गया। जोसेफ ने इन दोनों को गिराते ही इंतहाई तेजी से एक तरफ गिरी हुई स्टेन गन उठा ली और फिर हाल इंसानी चीखों से गूंज उठा। जोसेफ ने घूमते हुए एक ही वार में 4 अफराद को ढेर कर दिया था। इनमें से 3 तो वो थे जिन्होंने जवाना पर फायर खोला था और एक वो जिसने जवाना को बट मारा था और जवाना ने उसे बाजू से पकड़कर दीवार से दे मारा था। वो इस वक्त उठने की कोशिश कर रहा था। इन 4 को गिराते ही जोसेफ इंतहाई फुर्ती से मुड़ा और फिर बिजली किसी तेजी से नीचे झुका। इस तरह वो एक आदमी की स्टेन गन की गोलियों से बाल बाल बच गया। दूसरा आदमी अलबत्ता निहत्ता हो गया था क्योंकि उसकी स्टेन गनें अब जोसेफ के हाथों में थी। जोसेफ ने दूसरा ब्रस्ट मारने की नौबत ही ना आने दी। उसकी स्टेन गन से निकलने वाली गोलियों ने बाकी 2 को भी चाट लिया। इस तरह उन्होंने सिर्फ अपनी फुर्ती और महारत से बैक वक्त 6 मुसल्लह अफराद को ढेर कर दिया। इन अफराद के मरते ही जवाना और जोसेफ तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़े, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचते एक जोरदार आवाज के साथ ही तहखाने के दरवाजे पर लोहे की आहनी चादरें आकर गिरी और दरवाजा ब्लॉक हो गया। और फिर सिर्फ दरवाजा ही ब्लॉक नहीं हुआ बल्कि दूसरे लम्हे एक और हैरत अंगेज काम हुआ कि जोसेफ के हाथ में पकड़ी हुई स्टेन गन एक झटके से इसके हाथ से निकलकर छत से जा चिमटी और सिर्फ इसके हाथ वाली ही नहीं बल्कि कमरे में मौजूद बाकी स्टेन गनें भी तेजी से उड़कर छत के साथ चिपक गई। अभी जोसेफ और जवाना हैरत से ये कार्रवाई देख रहे थे कि तहखाने में नीले रंग का धुआं भरना शुरू हो गया। जब इन दोनों को धुएं का एहसास हुआ तो शायद काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इन दोनों ने लाशऊरी तौर पर अपने सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके जहनों पर तूफान की रफ्तार से अंधेरे छाते चले गए। जब उनकी आंख दोबारा खुली तो उनके हलक से तवील सांसें निकल गई क्योंकि इस बार वो दोनों तहखाने के सतूनों से मजबूत जंजीरों से इस तरह जकड़े हुए थे कि उनके लिए अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत देने का इख्तियार न रहा था। उनके सामने 6 अफराद हाथों में स्टेन गन लिए खड़े हुए थे। कमरे में मौजूद 6 लाशें अब गायब हो चुकी थी। दूसरे लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और एक बिगड़ी हुई सूरत का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर चीचक के दाग थे, छोटी छोटी आंखों में सांप की आंखों जैसी चमक थी। एक गाल पर जख्म का लंबा सा निशान था जिसने उसका चेहरा और ज्यादा बदजेब बना दिया था। इसका जिस्म घुटा हुआ और इंतहाई सख्त दिखाई देता था। जवाना की नजरें इस आदमी पर जम गई। उसे ये चेहरा कुछ मानूस सा लग रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया। दूसरे लम्हे उसके जहन में एक झमाका सा हुआ और वो उसे पहचान गया। ये रिचर्ड था।
जनवरी का मकामी गुंडा। काफ़ी अर्सा पहले एक केस के सिलसिले में उसे जवाना की झड़प हो चुकी थी और जवाना ने उसे इतना मारा था कि वो 6 माह तक अस्पताल में पड़ा रहा था। रिचर्ड तेजी से कदम आगे बढ़ाता हुआ जवाना के सामने आकर रुक गया। मुझे पहचानते हो जवाना? रिचर्ड ने बड़े फखरिया अंदाज में कहा। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जनवरी के कीड़े मकोड़ों में शामिल एक हकीर से कीड़े हो, जवाना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। रिचर्ड का चेहरा जवाना का फिक्रा सुनकर और ज़्यादा बिगड़ गया, लेकिन वो चंद लम्हे खामोश खड़ा बड़ी कीना तोज नज़रों से जवाना को देखता रहा। देखो जवाना, तुम हमारी लाइन की ही आदमी हो, इसलिए मेरी तुमसे बराह रास्त कोई दुश्मनी नहीं। मुझे तुमसे सिर्फ चंद मालूमात चाहिए। अगर तुम मेरे सवालों के दुरुस्त जवाब दे दो तो तुम आज़ाद होगे। रिचर्ड ने लफ्ज़ चबा चबा कर बात करते हुए कहा। तुम शायद वो मार भूल गए हो रिचर्ड, जिसकी वजह से तुम्हें 6 माह तक अस्पताल में रहना पड़ा था। तुम जैसे हकीर और बुज़दिल चूहे तो जवाना का नाम सुनते ही बिलों में दुबक जाते थे। आज तुम्हें ये जुर्रत हो गई कि तुम जवाना के सामने अकड़े खड़े हो। जवाना ने पहले से ज़्यादा तलख लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो। तो ठीक है, फिर मजबूरी है। तुम्हारा जिस्म गोलियां मांगता है तो मैं तुम्हें स्टेन गन की सैकड़ों गोलियां देने पर मजबूर हूँ। रिचर्ड ने जवाब दिया और फिर तेजी से पीछे हटता चला गया। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने इशारे से साथ खड़े एक स्टेन गन बरदार को स्टेन गन देने के लिए कहा। दूसरे लम्हे उसके हाथ में एक स्टेन गन पहुंच गई। उसने स्टेन गन को कांधे से लगाया और फिर नाल का रुख तेजी से जोसेफ की तरफ मोड़ दिया। वो शायद जोसेफ को कत्ल करके जवाना पर दहशत डालना चाहता था। सुनो रिचर्ड, तुम मेरे साथी को कत्ल करके मुझ पर रोब नहीं डाल सकते। तुमने पहले भी अपने 6 साथियों की लाशें यहाँ से उठाई हैं और अगर तुम्हारी स्टेन गन से एक भी गोली निकली तो फिर ये पूरा होटल लाशों से पट कर दिया जाएगा, जवाना ने तल्ख लहजे में कहा। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दे दो, सिर्फ इतना बता दो कि इमरान कहाँ है? रिचर्ड ने स्टेन गन के कांधे से हटाते हुए कहा। इमरान? किस इमरान की बात कर रहे हो? जवाना ने पूछा। जिसके तुम आजकल मुलाजमत कर रहे हो और जिसके साथ तुम पावरलैंड के मिशन पर यहाँ पहुंचे हो, रिचर्ड ने संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारा ताल्लुक पावरलैंड से है? जवाना ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय अपना सवाल किया। हाँ, मैं पावरलैंड का नुमाइंदा हूँ, रिचर्ड ने जवाब दिया। गुड, फिर तो तुम्हारे साथ बात हो सकती है। मैं खुद भी यही चाहता था कि कोई पावरलैंड का नुमाइंदा मिले तो इससे बात की जाए, क्योंकि तुम जवाना को अच्छी तरह जानते हो। वो जबर तशद्दुद को कबूल नहीं करता। तुम चाहे मुझे गोलियों से भून डालो, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर तुम मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलवा सकते। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। मेरे और तुम्हारे मुफादात मुश्तरक हैं। ऐसी सूरत में तुम्हें भी फ़ायदा हो सकता है और मुझे भी, जवाना ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। कैसे मुफादात? रिचर्ड ने चौंकते हुए कहा। सुनो रिचर्ड, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। मैंने पाकिस्तान में इमरान से मुतासिर होकर उसकी मुलाजमत कर ली थी। ये जोसेफ पहले से उसका साथी था, लेकिन ये भी मेरी टाइप का आदमी है। बहरहाल इमरान एक आम आदमी निकला और मेरी तबीयत उससे भर गई है और मैंने वापसी की ठानी। मास्टर किलर तंजीम ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मुझे ऐसी तंजीम की ज़रूरत थी जो मेरे मायार की हो। फिर मुझे इमरान से ही पावरलैंड की इत्तला मिली। उसके मुतल्लिक मालूमात भी इमरान अपने साथियों समेत पावरलैंड के ख़िलाफ़ काम करने एक टीम की सूरत में यहाँ पहुँचा है। मैं और जोसेफ बिज़ाहिर उनके साथ आए हैं, लेकिन हमारा मकसद दरअसल यहाँ ऐसे आदमियों को ढूंढना है जिसका बराह रास्त ताल्लुक पावरलैंड से हो, ताकि इसके ज़रिए हम दोनों पावरलैंड में शामिल हो सकें। अब इत्फाक से तुमसे मुलाकात हो गई है। तुम्हें इमरान और उसके साथियों का पता चाहिए और मुझे पावरलैंड में शमूलियत चाहिए। इस तरह हमारे और तुम्हारे मुफादात मुश्तरक हो गए, जवाना ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब है कि तुम सौदाबाजी करना चाहते हो? रिचर्ड ने जवाब दिया। बिल्कुल, मैं तुम्हें इमरान और उसकी पूरी टीम का पता देता हूँ, बल्कि उनकी निशानदही भी कर देता हूँ। तुम हम दोनों को पावरलैंड से मुतल्लिक करा दो, जवाना ने सर झटकते हुए संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम इमरान और उसके साथियों का पता बताओ। अगर तुम्हारी निशानदी दुरुस्त साबित हुई तो ये मेरा वादा रहा कि तुम अपने आप को पावरलैंड में शामिल समझो। रिचर्ड ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद जवाब देते हुए कहा। तुमने कब से जवाना को बेवकूफ़ समझ लिया है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये इस तरह तुम्हें इमरान और उसके साथियों का पता बता दूंगा ताकि तुम दोनों तरफ से फ़ायदा उठा लो? पहले उन्हें ख़त्म कर दो, फिर हमें मार डालो। जवाना का लहजा तलख हो गया।
वो देखो, मुझ पर यकीन करो, मैंने पहले इमरान के कत्ल का मिशन मुकम्मल करना है, उसके बाद बाकी बातें हो सकती हैं। रिचर्ड ने उलझे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। कम से कम अपने अमल से तो इसका सबूत तो हमें खोल दो और फिर बैठकर एक टेबल पर लेन देन भी हो सकता है। जवाना ने जवाब दिया। ठीक है, ये मुझे मंजूर है। और सुनो जनमाना, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम मुझसे कोई धोखा कर सकते हो तो ये तुम्हारी खामे ख्याली है। इस कमरे की दीवार में सैकड़ों स्टेन गनों के दहाने मौजूद हैं जो मेरे सिर्फ एक इशारे पर काम शुरू कर दे। तुमने पहले देखा है कि स्टेन गनों का क्या हशर हुआ है, वो छत से कैसे चेक की गई हैं और किस तरह बेहोश कर देने वाली गैस ने तुम पर अचानक गलबा पा लिया था। रिचर्ड ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। मैं सब जानता हूँ, मुझे सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, जवाना ने तल्ख लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, रिचर्ड ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसने यही सोचा था कि जवाना से मालूमात उगलवा कर मिशन मुकम्मल कर ले, उसके बाद बॉस से बात हो जाएगी। अगर बॉस उसे शामिल करने पर राज़ी हो गया तो ठीक, वरना उन्हें किसी भी वक्त ख़त्म कर दिया जाएगा। जंजीरें खोल दो, रिचर्ड ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। वो सर हिलाता हुआ तेजी से सतूनों की तरफ बढ़े और फिर थोड़ी देर बाद जवाना और जोसेफ दोनों जंजीरों की गिरफ्त से आज़ाद हो चुके थे। जवाना और जोसेफ ने अपने बाजू हिलाए और फिर उनके चेहरों पर इत्मीनान सा छा गया। अब मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है, अब तुम बताओ कि इमरान उसके साथी कहाँ हैं? रिचर्ड ने कहा। वो सब मेकअप में है, तुम उन्हें पहचान ना सकोगे जब तक मैं उनकी शनाख्त ना करा दूँ। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मुझसे अलहदा रहना, मैं जाकर इनसे बातचीत करूंगा और फिर तुम्हें इशारा करके एक तरफ हट जाऊंगा, उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम। जवाना ने जवाब दिया। ठीक है, मुझे तुम पर एतमाद है, जवाना गलत बात नहीं कह सकता, आओ मेरे साथ। रिचर्ड ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जवाना और जोसेफ दोनों उसके पीछे थे। इस कमरे से निकलकर वो उकबी दरवाजे से होते हुए इमारत से बाहर निकल आए। रिचर्ड उन्हें लिए हुए एक और रास्ते से सीढ़ियां चढ़ता हुआ एक कमरे में ले आया। ये खासा कुशादा कमरा था जिसे दफ्तर के से अंदाज में सजाया गया था। बैठो और बताओ कि इस ऑपरेशन के लिए कितने आदमी चाहिए? रिचर्ड ने कहा। जितने भी इकट्ठे कर सको, कम है, जवाना ने मुख्तसर सा जवाब दिया। जोसेफ ने शुरू से लेकर अब तक खामोश था, वो भी अब खामोशी से बैठा हुआ था। मेरे पास 14 आदमी हैं, क्या इतने आदमी काफ़ी हैं? रिचर्ड ने कहा। बिल्कुल काफ़ी नहीं है, इमरान के साथियों की तादाद इससे ज़्यादा है। अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं इमरान को यहाँ बुला लेता हूँ, वो मेरी कॉल पर खुद ब खुद चला आएगा, फिर शायद तुम्हारे 14 आदमी काफ़ी हो जाए। जवाना ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। ओह, अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा दुरुस्त होगा, रिचर्ड ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओके, मुझे एक ट्रांसमीटर ला दो, वसीही ताअम्मुल का ट्रांसमीटर, जवाना ने कहा और रिचर्ड सर हिलाता हुआ फिर एक अलमारी की तरफ बढ़ता चला गया। मगर इससे पहले कि रिचर्ड अलमारी तक पहुंचता, अचानक कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और दूसरे लम्हे इमरान और शाटी दोनों अंदर पहुंच गए। इमरान इस तरह अतालवी मेकअप में था। कॉल करने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही हाजिर हो गया हूँ, इमरान ने असल लहजे में कहा और रिचर्ड जो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही तेज़ी से मुड़ा था। इमरान की बात सुनकर भी इख्तियार उछल पड़ा। कौन हो तुम? रिचर्ड ने करख्त लहजे में कहा। अली इमरान, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और रिचर्ड ने बेइख्तियार जवाना की तरफ देखा। हाँ, ये इमरान है, जवाना ने जवाब दिया। तो तुम मुझे फ़रोख्त कर रहे थे जवाना, इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए जवाना से मुखातिब होकर कहा। मगर इससे पहले कि जवाना कोई जवाब देता, रिचर्ड ने बिजली की से तेजी से जेब से रिवॉल्वर निकाला। लेकिन इससे पहले कि वो फायर करता, उसके करीब ही कुर्सी पर बैठे हुए जोसेफ का हाथ हरकत में आया और फिर रिचर्ड के हाथ से रिवॉल्वर निकलता चला गया। रिचर्ड ने उछलकर जोसेफ के सीने पर लात मारनी चाहिए, मगर दूसरे लम्हे जवाना हरकत में आया और उसका हाथ पूरी कुव्वत से रिचर्ड की गर्दन पर पड़ा। वो कुर्सी से उठ खड़ा सा हुआ और रिचर्ड गेंद की तरह उछलकर बाएं हाथ की दीवार से जा टकराया। तुम हकीर चूहे, तुम क्या समझते हो कि तुम जवाना को खरीद लोगे? जवाना ने इस पर छलांग लगाते हुए कहा। रिचर्ड ने दीवार से टकराकर तेजी से पलटने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके सीने पर जोसेफ की लात पूरी कुव्वत से पड़ी और रिचर्ड चीख मारकर पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। चंद लम्हों बाद ही वो साकित हो गया। कहीं मर तो नहीं गया? इमरान ने चौंक कर पूछा। ये ठीठ आदमी है, इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं, जवाना ने कहा। फिर इससे पहले फर्श पर पड़े हुए रिचर्ड को गर्दन से पकड़कर यूं उठा लिया जैसे बच्चे किसी खिलौने को उठा लेते हैं। ये बेहोश है बॉस, जवाना ने यूं कहा जैसे डॉक्टर किसी मरीज की तशखीस करने के बाद अपनी महारत का ऐलान करता हो। ठीक है, उसे उठा कर ले आओ, इमरान ने कहा और फिर वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा। शाटी जो खामोश खड़ा था वो भी उसके साथ ही मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो सब रिचर्ड को हमरा लिए सीढ़ियां उतर कर नीचे राहदारी में पहुंचे और फिर उकबी गली से होते हुए वो इमारत की पुश्त वाली सड़क पर पहुंच गए, जहां पहले से ही शाटी की कार मौजूद थी।
शाटी ने ड्राइविंग सीट संभाली। इमरान साथ वाली सीट पर बैठ गया और जमाना चौसी पिछली सीटों पर विराजमान हो गए। बेहोश रिचर्ड को दोनों सीटों के दरमियान डाल दिया गया और फिर शाटी ने कार आगे बढ़ा दी। किसी प्राइवेट कोठी में ले चलो शाटी, मुझे इस रिचर्ड से बहुत कुछ मालूम करना है, इमरान ने शाटी से मुखातिब होकर कहा और शाटी ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। अभी कार ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि अचानक कार को एक झटका सा लगा। फिर इससे पहले कि वो इसकी वजह मालूम करते एक खौफनाक धमाका हुआ। कार के गिर्द धुएं और गिर्द का बादल सा उठा और फिर कार के पुर्जे से सड़क पर बिखरते चले गए। Like, comment, share, press the bell icon